प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अपना 9वां पाठ बादल जो एक कविता है उसे लिखेंगे तथा उसकी आपको व्याख्या भी करेंगे। हमने ये कविता पढ़ रखी है, आज मैं उसकी व्याख्या करूंगा और साथ साथ हम लिखेंगे। तो आप सबको भी ये अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हम अपनी कविता में शुरू कर देता हूँ, एक बार कविता पाठ कर लेता हूँ, उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी, बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। तो इस कविता में बच्चे बादल से ही प्रश्न कर रहे हैं। वे बादल के बारे में बहुत सी बातें जानना चाहते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? कि बिना पंख के बादल उड़ कैसे सकते हैं, वे कैसे मुड़ते हैं, आसमान में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। और ये सारा भेद है। भेद का अर्थ होता है रहस्य। तो जो चीज़ किसी को पता ना हो उसे रहस्य कहा जाता है। और बच्चे बड़े चतुर हैं। क्यों? क्योंकि वो बादल का भेद बादल से ही जानना चाहते हैं ताकि उन्हें सबसे सही जानकारी मिल सके। तुम हमसे इतने ऊंचे बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे। बादल ऊंचाई पे होता है, सबको पता है। तो बच्चे भी यही प्रश्न करते हैं कि आप तो इतने ऊंचाई पे कैसे चले जाते हो। हमें तो पता है ऊंचे चढ़ने के लिए, ऊंचे पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप एक अपना रहस्य या भेद बताइए कि आप इतनी ऊंचाई पे कैसे चले जाते हो। तो बच्चों ने कौन कौन से भविष्य रहस्य के बारे में पूछा है, भेद के बारे में पूछा है। भेद का अर्थ होता है रहस्य। सबसे पहले कि आप बिना पंखों के कैसे उड़ लेते हो। दूसरा प्रश्न है आप मुड़ते कैसे हो। आसमान में इधर से उधर घूम घूम के मुड़ते हुए चलते हो तो कैसे कर लेते हो। और बिना सीढ़ी की इतने ऊंचाई पे कैसे चले गए, इसका भी आपको भेद बताना है। उसके बाद अभी बच्चों के प्रश्न खत्म नहीं हुए। कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। बच्चे इसमें कह रहे हैं कि एक और बात अभी हमारे मन में है कि जो वर्षा होती है, इतना पानी बरसता है, पानी असल में आता कहाँ से। तो ये बच्चों के प्रश्न थे और बच्चे बादल से ही इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते। क्यों बादलों से ही? क्यों? किसी और से भी तो पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि सबसे सही उत्तर बादल ही अपने बारे में दे सकते हैं। तो हम ये ऐसी धारणा बनी होती है, हम उसी से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उसका उत्तर सही दे सके। तो बच्चे भी सीधे बादलों से ही प्रश्न पूछ रहे हैं और ये जो उत्तर है अगर बादल देंगे तो एकदम सही देंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ बच्चों के क्या क्या प्रश्न थे कि बिना पंख के कैसे उड़ते हो, आसमान में इधर उधर कैसे मुड़ सकते हो आप, और बिना सीढ़ी की इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुँचे, और ये जो वर्षा होती है वहाँ का सारा पानी कहाँ से आता है। जो पानी बरसता है वो पानी तो बहुत होता है, लेकिन आप ये पानी, वर्षा का पानी लाते कहाँ से। तो बच्चों के ये थे प्रश्न। अब बादल ने यह समझाया। अब बादल की बारी आई है। बादल प्रश्नों का उत्तर दे रहा है बच्चों। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया। बादल बच्चों को बताता है कि हम धूल के कणों से बने हैं और हमारी जो काया है, मतलब रूप रंग है, वो जल से बना है। धूल और जल कण। धूल के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और जल के कण वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनके मेल से हमारा शरीर बना है। काया का अर्थ होता है शरीर। और उसके बाद पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। तो उसने बताया कि हम हवा की मदद से ही, हवा ही हमारे पंख हैं। तो बच्चों का ये प्रश्न था कि आप कैसे उड़ते हो। तो उसने बताया कि हम हवा के ही पंख से उड़ते हैं, हवा की मदद से उड़ते हैं। और इसी कारण से हम हवा पे सवार होकर बिना सीढ़ी के भी ऊंचाई तक
चढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। और यहाँ पे बादलों ने समझाया है बच्चों को कि जो पानी देख रहे हो वो सागर से आता है। हमें भी पता है, आपने पढ़ रखा है अपनी ईवीएस के क्लास में कि जो सागर का पानी है वो वाष्प, वाटर वेपर जिसे आप बोलते हैं, वाष्प हिंदी में बोला जाता है। वाटर वेपर जो होता है, वाष्प, ये उड़ करके ऊंचाई पे जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और बादल का बनाते हैं या बादल का निर्माण करते हैं। तो उसने यही बताया कि जो वर्षा का पानी है एक तरह से समुद्र से ही लिया जाता है। समुद्र से जो पानी उड़ता है, वाष्पित होता है, वही पानी से हम वर्षा करते हैं। बादल कह रहे हैं, बात सभी ने यह जानी, खाई सबने घोड़धानी। तो ये बात, ये जो भेद था, अब वो भेद नहीं रहा। जो बच्चे बादलों के बारे में जानना चाहते थे, रहस्य, अब वो भेद नहीं था, क्योंकि बादल ने स्वयं बता दिया था कि कैसे वर्षा होती है, कैसे हम बिना पंखों के ऊंचे उड़ जाते हैं, हमें सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारा पानी एक तरह से सागर से ही वाष्पित पानी होता है जो भाप बन के ऊपर उड़ गया होता है। और जब सबको ज्ञान का पता चला तो सब में एक तरह से खुशी की लहर उठ गई, और ज्ञान भी एक मिठाई की तरह ही होती है। जो हमें कोई चीज़ ज्ञान मिलती है उसकी भी तुलना मिठाई से ही की जाती है, कि अगर हमें अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको भी आप किसी पुरस्कार या मिठाई से कम मत समझिए। तो गुड़धानी असल में एक मिठाई होती है जो धान के लाई और गुड़ से को मिला करके बनती है, और एक गांव में बच्चे इसको खाते हैं। तो ये था हमारे पाठ का भावार्थ। तो बच्चों को बादलों का रहस्य पता चला और वे जानकर खुश हुए। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, आपको पता है, उनको जानने की इच्छाएं बहुत होती हैं। संसार उनके लिए एकदम नया होता है, उनको और किसी चीज़ के बारे में भी पता नहीं होता, चाहे वो बादल हो, पेड़ पौधे, जानवर, पहाड़, झरने, नदी, ये सब के बारे में जानना चाहते। तो बादल उनको काफ़ी आकर्षित करता था। बच्चे बादलों को देखते हैं कि कभी इनका रंग काला हो जाता है, इनका आकार बदल जाता है, कभी इधर से उधर उड़ के जा रहे हैं, कभी वर्षा करने लगते हैं। तो ये सारी जो बातें थी उनके मन में तरह तरह के प्रश्न बना रही थी। तो उन्होंने बादल से ही इसका उत्तर जानना चाहा, क्योंकि बादल ही इस बारे में सबसे सही उत्तर दे सकते हैं। तो ये था हमारा, हम कहेंगे, पाठ का भावार्थ। इस कविता जो बादल कविता के कवि हैं रमेश मिलन। कवि वो होता है जो कविता लिखता है। तो बादल कविता रमेश मिलन जी ने ही लिखी है, वे इस कविता के कवि हैं। अब हम इस कविता को लिखेंगे और चित्र किसका बनाएंगे? बादल का। तो सब बच्चों अब अपनी कॉपी निकाल लीजिए। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी सी कविता है। इसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद बादल का चित्र भी बनाएंगे। बादल भैया बोलो जी, बादल भैया बोलो जी। पूरी कविता लिखेंगे और कविता अच्छी हैंडराइटिंग में होना चाहिए। सुलेख लेखन इस पाठ में नहीं है, पूरी कविता ही हमारी मान के चलिए कि सुलेख लेखन है। भेद तो अपना खोलो जी,
बिन पंखों के उड़ते हो आगे पीछे मुड़ते हो फिर आता है तुम हमसे इतने ऊंचे, तुम हमसे इतने ऊंचे बिन सीढ़ी कैसे पहुंचे। बिन सीढ़ी कैसे पहुंचे, कहां से तुम लाते पानी, कहां से तुम लाते पानी, छम 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 बरसाते पानी। तो ये बच्चों के प्रश्न हैं यहाँ तक। अब हम बादलों के बादल का उत्तर सुनेंगे। ये था बच्चों के प्रश्न। बादल ने यह समझाया, बादल ने यह समझाया धूल कणों जल की काया, धूल कणों जल की काया। उसके बाद आ जाते हैं पंख हवा के मैं लाया, पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया, बिन सीढ़ी ऊपर आया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। तो ये है बादलों का उत्तर। सागर से लाता पानी, सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी, छम छम बरसाता पानी।
बात सभी ने यह जानी, बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़धानी, खाई सबने तो बच्चों ये कवि का नाम भी मैं लिखता हूँ, रमेश मिलन जी हैं कवि का नाम। तो ये थी हमारी छोटी सी कविता। अब हम इसको जरा सा इसका कविता पाठ कर लेते हैं। कविता पाठ का क्या अर्थ होता है, कविता को कैसे पढ़ा जाता है। अर्थ आप पूरा समझ गए, आपने इसे अपने नोटबुक में भी लिख लिया है। अब हम शुरू करते हैं कविता पाठ। जरा ध्यान से इसको सुनेंगे। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी, बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो, तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे, कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। तो यहाँ तक बच्चों का ही प्रश्न था। बच्चे सीधा बादलों से ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका उत्तर बादलों से अच्छा कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों ने सीधा बादलों से प्रश्न किया है कवि के माध्यम से। अब आती है बादलों की उत्तर देने की बारी। बादल क्या बोलते हैं? बादलों ने ये समझाया, धूल कणों जल की काया। तो धूल के जो कण होते हैं उनको धूल कणों कहा गया है। धूल कणों और जल, जल के भी कण, इसे दो बार नहीं लिखा गया है। धूल कणों जल की काया, धूल के भी कण होते हैं और जल के भी कण होते हैं, मिलकर के वे बादल बनाए। पंख हवा के मैं लाया, बिन से भी ऊपर आया, सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता है। बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़धानी। रमेश मिलन। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा बताया गया है, बात सभी ने यह जानी। तो यहाँ सभी किसके लिए है? सभी बच्चों के लिए कहा गया है, जिन्हें अभी तक बादलों का रहस्य पता ही नहीं था। बात सभी ने यह जानी, ये बात जब बादलों ने बताया कि कैसे उनका शरीर बना होता है, कैसे वह हवा में बिना सीढ़ी के ऊपर चलते हैं, मुड़ते हैं, कैसे कहाँ से पानी लाते हैं वर्षा का। तो ये सारी जानकारी एक तरह से मिला जाए तो जानकारी या ज्ञान बोलेंगे। जब पता चलता है तो एक इनाम की तरह ही होता है। इस तरह एक मिठाई खा के सबको राहत मिलती है, उसी तरह बच्चों को भी ये ज्ञान जो था जब पता चला बादलों के बारे में, तो उन्हें एक तरह से एक इनाम की तरह वह लगा, एक मिठाई की तरह, उन्हें एक पुरस्कार की तरह लगा, क्योंकि अब वे बादलों का रहस्य जान चुके थे, बादलों का भेद वे समझ चुके थे। भेद का अर्थ होता है रहस्य। अब हम इसके बाद अपने शब्दार्थ पे आ जाएंगे। मुहावरा हमारे इस पाठ में कोई नहीं है, सभी के सभी शब्दार्थ हैं। लेकिन इससे पहले, शब्दार्थ में चलने से पहले आपको पूरी कविता लिखनी है और बादलों का चित्र बनाना। बादल का चित्र बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं भी अभी आपको बना के दिखाता हूँ और इसे याद करना है। कुछ बच्चे याद करने को गृह कार्य मानते ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बादल कविता जो है इसको लिखना है और याद करना है। उसके बाद हम चित्र और शब्दार्थ पे चलेंगे। इस पाठ में हम सुलेख नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम पूरी कविता ही सुलेख के तौर पर सुंदर लिख रहे हैं। तो चलते हैं। अब हम एक बार और पढ़ लिया जाए। मैं तो कहूँगा इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे, तभी हमें याद होगी कविता। तो अभी मैं मिटा नहीं रहा हूँ, फिर से एक बार देखो। बादल भैया बोलो जी,
भेद तो अपना खोलो जी, बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे, कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया, पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़धानी। तो गुड़धानी यहाँ पे एक तरह से पुरस्कार के रूप में है, ज्ञान प्राप्त करने पे एक तरह का पुरस्कार मिला। सब बच्चे खुश हो गए जानकारी मिलने पे या ज्ञान मिलने पे, बादलों का रहस्य जानने पे खुशी हुई, वो बताने के लिए कहा गया। मैं तीसरी बार फिर पढ़ने जा रहा हूँ, जरा आप ध्यान से फिर से देखिएगा। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी, बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। तुम हमसे इतने ऊंचे, बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे, कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी। बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया, पंख हवा के मैं लाया, बिन सीढ़ी ऊपर आया। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़धानी। कवि हैं इसके रमेश मिलन। कवि कौन होता है बच्चों? जो कविता लिखता है, कविता की रचना करता है, कविता बनाता है। लिखने के लिए तो आप भी लिख रहे हो, लेकिन आप कवि नहीं हो जाओगे। इस कविता को किसने लिखा था सबसे पहले, या कविता की किसने रचना की थी? रमेश मिलन। तो आप अंतर समझ गए। कविता देख के लिखने वाला कवि नहीं बन जाता, जो कविता को लिखता है, कविता की रचना करता है। तो अब हम चलते हैं अपने शब्दार्थ पे। उससे पहले चित्र हम बनाएंगे बादलों का। तो मैं कविता मिटा देता हूँ। तो बादल का कोई शेप नहीं होता, हमें पता है। बादल का कोई शेप नहीं होता है। तो हम कैसा भी बना सकते हैं। और बादल से वर्षा होती है। अगर आप वर्षा की बूंद भी बताना चाहोगे तो काफ़ी हंसता हुआ चेहरा है बादल का। और बच्चे का आप मत बनाइए, बच्चे का जो चित्र है वो मुश्किल लगेगा, तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो एक चित्र बनाइए। तो आज का गृह कार्य फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। पूरी कविता हमें सुंदर राइटिंग में सुलेख के तौर पर पूरी कविता लिखनी है, याद करनी है। बादलों का चित्र बनाना है जो बहुत आसान है, 2 मिनट में बन जाता है। और उसके बाद हम अपने शब्दार्थ पे चलेंगे। इसमें शब्दार्थ और मुहावरे लिखे हैं, लेकिन इस पाठ में, इस कविता में कोई मुहावरा नहीं आया। तो हम चलेंगे, केवल शब्दार्थ लिखते हैं। और शब्दार्थ शब्दार्थ है पहला वाला है भेद। भेद का अर्थ है रहस्य।
रहस्य मतलब जो चीज़ हमें पता ना हो, वह बात जो हम लोग सीक्रेट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रहस्य मतलब सीक्रेट। और जो चीज़ हमें पता नहीं होती है कहेंगे वो रहस्य है, रहस्य है, भेद है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल पता नहीं है उसके बारे में, तो रहस्य ही था। तो इस पाठ में बच्चों को भी बादल के बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो उनके लिए यह जानकारी एक रहस्य ही थी। उनके मन में बहुत से प्रश्न थे जिनका उन्हें अर्थ नहीं पता था। पता नहीं था कि बादल कैसे उड़ते हैं, उन्हें नहीं पता था कि हवा की मदद से वे उड़ते हैं। तो ऐसे जो प्रश्न थे, इसका अर्थ है वे उन्हें नहीं जानते थे। तो जो चीज़ नहीं जानते हैं वह रहस्य कहलाता है। तो भेद का अर्थ रहस्य। दूसरा है हमारा काया, शरीर। काया का अर्थ होता है शरीर। अगर बादल के शरीर के बारे में बात करें, इस कविता में भी कहा गया है, तो वह बादल का जो काया है या फिर शरीर है, दो चीज़ों से बना है। एक जल के कण, जल के कण बहुत ही छोटे होते हैं, आँख से दिखाई भी नहीं देते। और दूसरा है धूल के कण। किसी भी साफ कमरे में भी चले जाओगे तो कुछ कुछ धूल के कण हवा में लटके रहते हैं, और ये दोनों जब मिलते हैं, जल के कण और धूल के कण, और ये ऊपर उठते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर ठंडक होती है। जैसे जैसे बादल कैसे बनते हैं, जो जल के कण वाष्प तो यहाँ पे भी हो जाते हैं, जहाँ कपड़े सूख रहे हैं, पेड़ पौधों से भी छोटे छोटे जल के कण निकलते हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा। तो सब जब ऊपर उठते हैं, ऊंचाई पे जाने पे वो ठंडे होते हैं, ऊपर का तापमान कम होता है, और वे बादलों का निर्माण करते हैं या बादल बन जाते हैं। तो काया होता है शरीर। तो हम जान गए इस कविता में कि बादलों का जो शरीर है या बादलों की जो काया है, धूल कण और जल के कण से मिलने से बनता है। तो काया का अर्थ होता है शरीर। अब हमारा तीसरा है सागर। ये तो बहुत आसान है। सागर को समुद्र भी कहा जाता है। सागर, समुद्र, द में रहा है समुद्र। तो ये हमने पाठ में जाना कि जो समुद्र जो है हमारे, अगर पृथ्वी की बात करें तो 70% 70% जो हिस्सा है वो सागरों से या महासागरों से घिरा हुआ। जो लैंड वाला पोर्शन है, जो ज़मीन बोलेंगे, वो केवल 30% है, 30%। 70% सागरों से ही घिरा हुआ है। तो सागर को हम लोग समुद्र भी कहते हैं। सागर को समुद्र भी कहते हैं। इसीलिए हम इतने बादल कैसे बनते हैं, वो जो 70% जो क्षेत्र है वहाँ तो समुद्र का ही पानी है, और सूरज की गर्मी से या वाष्प बन जाता है, और ऊपर ऊपर ठंडक में जाके, हवा में जाके बादल बनाता है। अब हम चलते हैं, चौथा है गुड़धानी, कि मैंने आपको बताया था। गुड़धानी एक मिठाई होती है, गांव में बनती है। तो इसको बोलेंगे गुड़ से पकी हुई, गुड़ से पकी धान की खीर। धान की खीर आपने शायद दिवाली में देखा होगा, बाज़ार में बिकती है धान की खीर, और उसको गुड़ को पिघला करके उसको आपस में मिलाया जाता है, तो गुड़धानी बनती है। इसके अंदर गुड़ भी होता है और धान की खीर भी होती है। तो एक तरह से एक मिठाई। लेकिन इस पाठ में इसको ज्ञान के
इनाम के तौर पे लिया गया है। तो बच्चों आज के लिए ये आपको शब्दार्थ भी लिख करके याद करना है। आज के लिए बस इतना है।